नमस्कार, मैं सरोज कुमार। द सभा में एक बार फिर से सभी का स्वागत है। मित्रों, सीधा सा सवाल है और ये सवाल सिर्फ हमारा नहीं है, हर किसी का है। हर किसी के मन में ये सवाल कौंध रहा है। हर कोई जानना चाहता है कि आखिर इस बार के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश का रिजल्ट क्या होगा, क्योंकि दिल्ली की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से ही होकर जाता है। यहाँ पर सर्वाधिक 80 सीटें हैं, तो हर कोई ये बात जानना चाहता है कि क्या इस बार के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सीटों की संख्या घट रही है या बढ़ रही है, और घट बढ़ रही है तो कितनी और क्यों। इन प्रश्नों के उत्तर आज हम आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे, तथ्यों के साथ प्रस्तुत करेंगे, पूरी प्रामाणिकता के साथ। तो यदि आप इन प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं तो आप हमारे साथ कुछ मिनट के लिए बने रहें। तो आते हैं मुख्य प्रश्न पर कि क्या उत्तर प्रदेश में इस बार बीजेपी की सीटों की संख्या घट रही है या बढ़ रही है। तो इसका सीधा सा जवाब ये है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सीटों की संख्या घट रही है, और 2-4 सीटें नहीं घट रही है। बीजेपी आधे रास्ते पर अटकने जा रही है, यानी 80 में से या तो 40 या उससे भी नीचे। हो सकता है हमारी बात पर आपको अचानक भरोसा न हो, क्योंकि ऐसा होना स्वाभाविक है। हमारे सामने भी इससे संबंधित जब तथ्य आए थे तो एक बार की हमें भी भरोसा नहीं हुआ था, क्योंकि उत्तर प्रदेश आज की तारीख में बीजेपी का गढ़ बन चुका है। बीजेपी की हिंदुत्व की राजनीति का एपी सेंटर है उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश से बीजेपी को बहुत बड़ी उम्मीदें हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सीटों में इतनी बड़ी गिरावट सहसा भरोसा नहीं होता। फिर हमने आंकड़ों को बार बार जोड़ा घटाया, आगे पीछे करके जोड़ा घटाया, उलट पलट कर जोड़ा घटाया, मगर हर बार वही परिणाम आया। फिर मजबूरन हमें मानना पड़ा कि हो न हो बदले हालात में बीजेपी की सीटों की संख्या उत्तर प्रदेश में घट सकती है। हो सकता है ये सच न हो, मगर जो मैक्रो आंकड़े कहते हैं, जो तथ्य कहते हैं, मैं उन तथ्यों की बात कर रहा हूं, उन आंकड़ों की बात कर रहा हूं, और उन सभी तथ्यों को, आंकड़ों को आपके सामने बारीकी के साथ बारी बारी से रखेंगे। इसलिए इस वीडियो को आप थोड़ा ध्यान से देखिए। तो यहाँ सवाल ये उठता है कि अगर बीजेपी की सीटों की संख्या घट रही है तो क्यों घट रही है, उसके पीछे के कारण क्या है। तो इसका जवाब ये है कि बीजेपी के वोट प्रतिशत में इस बार भारी गिरावट हो रही है। खास तौर से उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं मैं, और वो गिरावट कितनी है इसका पूरा ब्रेकअप हम आपके समक्ष रखेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश की 2 ऐसी जातियां हैं, क्षत्रिय समाज और भूमिहार। ये दोनों जातियां बीजेपी की स्थापना के समय से ही बीजेपी का कोर वोटर रही है, आंख मूंद कर बीजेपी को वोट देती रही है। मगर इस बार के लोकसभा चुनाव में ये दोनों जातियां बीजेपी से नाराज है। सिर्फ नाराज ही नहीं है, बल्कि बीजेपी को हराने के लिए काम कर रही है। तो इन दोनों जातियों की उत्तर प्रदेश में कितनी संख्या है, तो आपको बता दूं कि क्षत्रिय समाज की आबादी उत्तर प्रदेश में लगभग 5% है, और भूमिहार समाज की आबादी लगभग 3%। तो 5 और 3% को मिला दीजिए तो ये 8% हो जाता है। मगर हम ऐसा नहीं मानते कि 8% वोट बीजेपी से माइनस हो गया। हम अभी भी मानकर चलते हैं कि इनमें से कम 3% वोट अभी भी बीजेपी के साथ बना हुआ है। तो 8 में से 3% माइनस कर दीजिए तो ये 5% हो जाता है। और हम ये भी मानकर चलते हैं कि बीजेपी के अलावा जो दूसरे दल हैं, उन दलों के साथ भी इन जातियों के कुछ लोग बने हुए हैं पहले से। तो कम से कम 1% ऐसे लोग तो होंगे ही जो बीजेपी के अलावा दूसरे दलों को वोट दे रहे होंगे। तो इस तरह 5% में से 1% अलग कर दीजिए तो ये 4% बचता है। यानी कहने का मतलब गई हालत में कम से कम 4% वोट इन 2 जातियों की नाराजगी के कारण उत्तर प्रदेश में बीजेपी का घट रहा है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये दोनों जातियां जो बीजेपी का कभी कोर वोटर रही है, अचानक बीजेपी से नाराज क्यों हो गई। तो दरअसल ये एक दिन की नाराजगी नहीं है, अचानक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। नाराजगी की कहानी लंबे समय से चल रही है, और वो नाराजगी आज गुबार बनकर फूट पड़ी है। तो जैसा कि आप जानते हैं, बीजेपी में राजनाथ सिंह क्षत्रिय समाज के एक सबसे प्रमुख नेता हैं, सबसे वरिष्ठ नेता हैं। मोदी सरकार में राजनाथ सिंह एकमात्र ऐसे मंत्री हैं
जो कि अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी के साथ काम कर चुके हैं, उनके मंत्रिमंडल में रह चुके हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, 2 बार बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं। तो इस तरह से जब 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी सत्ता में आई तो वरिष्ठता के नाते राजनाथ सिंह को गृह मंत्री बनाया गया, जो कि उचित था। क्षत्रिय समाज ने अपने आप को गौरवान्वित महसूस किया, मगर दिन बीतने के साथ कहानी बदलती गई। 2019 में जब बीजेपी की सरकार रिपीट हुई तो राजनाथ सिंह से गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी वापस ले ली गई, उन्हें रक्षा मंत्री बना दिया गया। हालांकि रक्षा मंत्रालय भी अपने आप में एक बड़ा विभाग है, मगर वरीयता के मामले में प्रधानमंत्री के बाद यदि कोई पद आता है तो वो गृह मंत्री का होता है, और गृह मंत्री का पद नरेंद्र मोदी ने अपने चहेते अमित शाह को दे दिया। इस घटना से क्षत्रिय समाज को एक हल्का सा झटका जरूर लगा था, मगर राजनाथ सिंह ने इसको बिल्कुल अन्यथा नहीं लिया और जो भी उन्हें जिम्मेदारी मिली उसका बखूबी उन्होंने निर्वहन किया। क्षत्रिय समाज भी बीजेपी के साथ पूरी तरह से मुस्तैदी के साथ खड़ा रहा, बना रहा, मगर बात यहीं पर नहीं रुकी। कई बार ऐसे मौके आए जब राजनाथ सिंह को अपमानित होना पड़ा, अपमानित किया गया। आपको पता होगा जब कोविड के बाद सेना में भर्ती के लिए अग्निवीर योजना लागू की गई थी तो उसकी जानकारी ही राजनाथ सिंह को नहीं दी गई थी, जबकि वो रक्षा मंत्री थे। और जब पूरी योजना तैयार हो गई और उसे घोषित करने की बारी आई तब राजनाथ सिंह को कहा गया कि आप जाइए प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए और इस योजना को घोषित कीजिए। आपने देखा होगा कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजनाथ सिंह आए तो उनके पास कोई जानकारी ही नहीं थी उस योजना के बारे में, और उसका नतीजा ये हुआ कि जो उनके साथ अधिकारी डायस पर बैठे हुए थे उन्होंने उन्हें ही अवगत कर दिया कि आप इसके बारे में सारी जानकारी दीजिए। तो ये कितनी हैरत की बात है कि जिस विभाग का जो मंत्री है उसके विभाग में इतना महत्वपूर्ण निर्णय ले लिया जाता है और उसे पता तक नहीं। ये किसी अपमान से कम नहीं है, मगर राजनाथ सिंह ने उसका भी अन्यथा नहीं लिया था। ऐसे और भी कई मौके आए। आपको याद होगा अभी पिछले फरवरी महीने में जब बीजेपी का अधिवेशन हो रहा था तो उस अधिवेशन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन किया गया, और उस अभिनंदन के लिए जो माला लाई गई थी उसमें राजनाथ सिंह ने भी अपनी गर्दन डाल ली, मगर उन्हें तत्काल इशारा किया गया कि वो माला से बाहर हो जाए। ये अपने आप में सबसे बड़ा अपमान था। खुलेआम अपमान किया गया, भरी सभा में अपमानित किया गया, और इस घटना की तीखी प्रतिक्रिया हुई, विपक्ष की तरफ से हुई, और इस घटना को क्षत्रिय समाज ने भी नोट किया, दर्ज किया। यदि उस माला के भीतर राजनाथ सिंह भी रह गए होते तो उसमें प्रधानमंत्री का कोई अपमान नहीं हो जाता, मगर राजनाथ सिंह ने इस घटना का भी अन्यथा नहीं लिया। वे अपने तरीके से अपना काम चुपचाप करते रहे। मगर जब लोकसभा चुनाव आया तो क्षत्रिय समाज के कई नेताओं के टिकट काट दिए गए, और तब जाकर इस समाज के लोगों को लगा कि अब तो भाई हद हो गई, अगर अब नहीं बोले तो फिर कभी मौका नहीं मिलेगा, और बीजेपी का मौजूदा नेतृत्व तो अपमान पर अपमान करता जा रहा है। फिर क्षत्रिय समाज के लोगों ने इस मुद्दे पर अपनी आवाज उठाई और अपने समाज के लोगों को प्रतिनिधित्व देने की मांग की। ये सब कुछ चल ही रहा था कि इसी बीच गुजरात में रूपाला कांड हो गया। बीजेपी सांसद परसोत्तम रूपाला ने क्षत्राणियों के ऊपर घोर आपत्तिजनक बयान दे दिया, और उसका नतीजा ये हुआ कि पूरा क्षत्रिय समाज आग बबूला हो उठा। स्थिति यहां तक पहुंच गई कि क्षत्राणियों ने सामूहिक जौहर करने की घोषणा कर दी, और इसके बाद क्षत्रिय समाज के पुरुषों को सामने आना पड़ा। गुजरात से लेकर राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पूरे देश में जगह जगह बड़ी बड़ी पंचायतें होने लगी क्षत्रिय समाज की। क्षत्रिय समाज के लोगों ने बीजेपी नेतृत्व से मांग, चेतावनी दी कि परसोत्तम रूपाला की उम्मीदवारी वापस ले ली जाए, वरना इसके परिणाम बीजेपी को भुगतने पड़ेंगे। मगर बीजेपी के मौजूदा नेतृत्व ने क्षत्रिय समाज के लोगों की ये मांग अनसुनी कर दी, और जब नाम वापसी का अंतिम दिन बीत गया और परसोत्तम रूपाला की उम्मीदवारी वापस नहीं ली गई, तब जाकर क्षत्रिय समाज के लोगों ने संकल्प लिया कि इस चुनाव में बीजेपी को हराने के लिए काम किया जाएगा। बीजेपी के मौजूदा नेतृत्व से क्षत्रिय समाज की नाराजगी का एक और कारण है योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ बीजेपी का मौजूदा नेतृत्व जिस तरह का व्यवहार कर रहा है उसे लेकर क्षत्रिय समाज आहत है। दरअसल बीजेपी का मौजूदा केंद्रीय नेतृत्व
इस स्वभाव का है कि वो चाहता है कि उसके जितने भी मुख्यमंत्री हैं वे सभी उसके इशारे पर काम करें। जैसा कहा जाए, जिस तरह से कहा जाए, उस तरह से वो काम करते रहे। और यही कारण है कि जितने भी नए मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए, ऐसे लोगों को नियुक्त किया गया जिनकी अपनी कोई हैसियत नहीं। मगर योगी आदित्यनाथ ऐसे व्यक्ति नहीं है। वे योगी हैं। वे अपने तरीके से सरकार चलाना चाहते हैं, शासन करना जानते हैं। किसी दूसरे का हस्तक्षेप उन्हें बर्दाश्त नहीं है। और इसका परिणाम ये हुआ है कि योगी आदित्यनाथ और बीजेपी की मौजूदा केंद्रीय नेतृत्व के बीच अक्सर तनाव की खबरें आती रही हैं। कई बार इस तरह की खबरें आई कि बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व योगी आदित्यनाथ को पद से हटाना चाहता है। शायद लोकसभा चुनाव के कारण ये निर्णय स्थगित कर दिया गया, क्योंकि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में हिंदुत्व का एक सबसे बड़ा चेहरा है। बीजेपी नेतृत्व को इस बात का अंदेशा था कि योगी आदित्यनाथ को लोकसभा चुनाव से पहले यदि हटाया गया तो इससे उत्तर प्रदेश में नुकसान हो सकता है। मगर अब खबर इस बात की है कि यदि बीजेपी की सत्ता केंद्र में रिपीट होती है तो लोकसभा चुनाव के बाद योगी आदित्यनाथ को पद से हटा दिया जाएगा। और ये सूचना नीचे तक पहुंच चुकी है, हर व्यक्ति तक पहुंच चुकी है। और क्षत्रिय समाज ऐसा चाहता नहीं कि योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद से हटाया जाए। और इस कारण भी क्षत्रिय समाज के लोग इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीदवारों को उत्तर प्रदेश में हराने के लिए काम कर रहे हैं। यही स्थिति लगभग भूमिहार समाज के साथ है। तो जैसा कि आपको पता है कि मनोज सिन्हा बीजेपी में भूमिहार समाज के एक बड़े और प्रमुख नेता हैं। 2014 में जब मोदी की सरकार बनी केंद्र में, तब उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था, स्वतंत्र प्रभार का मंत्री बनाया गया था। 2017 में जब उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने चुनाव जीता, तब इस बात की भी चर्चा थी कि मनोज सिन्हा को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। मगर 2019 में मनोज सिन्हा गाजीपुर से चुनाव हार जाते हैं और उसके बाद पार्टी उन्हें पूरी तरह से भुला देती। हालांकि अगस्त 2020 में उन्हें जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल नियुक्त किया जाता है। मगर जो व्यक्ति केंद्र में स्वतंत्र प्रभार का मंत्री रह चुका हो, उसे उपराज्यपाल बनाना एक तरह से अपमान करना ही है। दूसरी तरफ कांग्रेस ने भूमिहार समाज से आने वाले अजय राय को उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष बना दिया। तो भूमिहार समाज के लोगों को लगा, खासतौर से पूर्वांचल के भूमिहारों को, कि जिस पार्टी को वे लंबे समय से आंख मूंद कर वोट देते चले आ रहे हैं, उस पार्टी में तो उनकी इज्जत ही नहीं है। और जिस पार्टी का उन्होंने कभी साथ नहीं दिया, वो पार्टी उनके समाज के एक व्यक्ति को प्रदेश का अध्यक्ष बना रही है। और उत्तर प्रदेश ही नहीं, कांग्रेस ने बिहार और झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष भी भूमिहार समाज से बनाए हैं। और दूसरी तरफ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में श्रीकांत त्यागी कांड हो गया। आपको पता होना चाहिए कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के त्यागी लोग भूमिहार जाति में ही आते हैं। हालांकि श्रीकांत त्यागी ने महिला के साथ जिस तरह का आचरण किया था, हम उसका बिल्कुल समर्थन नहीं करते, उसकी घोर निंदा करते हैं। मगर उसके बाद जिस तरह का आचरण श्रीकांत त्यागी के साथ बीजेपी और बीजेपी की सरकार ने किया, वो भी अपने आप में अप्रत्याशित है। क्योंकि श्रीकांत त्यागी को बनाने और बिगाड़ने वाली बीजेपी और बीजेपी की सरकार ही रही है और उसके लिए जिम्मेदार भी वही रही। तो जिस तरह का आचरण श्रीकांत त्यागी के साथ किया गया, उसे लेकर पूरा त्यागी समाज उबल पड़ा। तो त्यागी समाज के लोगों ने बड़ी महापंचायत बुलाई और मौजूदा लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ काम करने और उसे हराने का सामूहिक संकल्प लिया। हालांकि त्यागी समाज की आबादी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही है, मगर इन लोगों ने अपने आप को पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक ही सीमित नहीं रखा। त्यागी समाज के लोग पूरे प्रदेश में घूम घूम कर बीजेपी के खिलाफ प्रचार कर रहे हैं और बीजेपी उम्मीदवारों को हराने के लिए अपील कर रहे हैं। तो इस तरह से क्षत्रिय और भूमिहार समाज की नाराजगी का खामियाजा बीजेपी को इस लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में भुगतना पड़ रहा है। और इन दोनों समुदायों की नाराजगी के कारण बीजेपी के वोट प्रतिशत में उत्तर प्रदेश में कम से कम 4% की गिरावट हो रही है। तो इसके अलावा उत्तर प्रदेश में बीजेपी के वोट प्रतिशत में गिरावट के कई और भी कारण हैं। तो जैसा कि आपको पता है, 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा और बसपा का गठबंधन था और गठबंधन के तहत सपा के हिस्से 37 सीटें आई थी, बसपा के हिस्से 38 सीटें। 3 सीटें राष्ट्रीय लोक दल को मिली थी।
और बाकी 2 सीटें रायबरेली और अमेठी पर इस गठबंधन ने अपने उम्मीदवार खड़े नहीं किए। तो जिन 38 सीटों पर बसपा के उम्मीदवार खड़े थे, उन सीटों पर तो बसपा के मतदाताओं ने अपने पार्टी के उम्मीदवार को वोट किए, मगर जिन 42 सीटों पर बसपा के उम्मीदवार नहीं थे, उन सीटों पर बसपा के मतदाताओं ने गठबंधन के प्रत्याशियों के बदले बीजेपी को वोट कर दिया। और इसका नतीजा ये हुआ कि 2019 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी के वोट प्रतिशत में 7.5% की वृद्धि हो गई और उसका वोट प्रतिशत लगभग 50% तक पहुंच गया। हालांकि 2014 के मुकाबले उसे 2019 में 9 सीटों का नुकसान हुआ था। बसपा की सीटों की संख्या 0 से बढ़कर 10 हो गई, मगर सपा 5 की 5 पर ही अटकी रह गई। मगर 2024 के लोकसभा चुनाव में बसपा उत्तर प्रदेश में सभी सीटों पर चुनाव लड़ रही है। यानी हाथी चुनाव चिन्ह की अनुपस्थिति के कारण बसपा के जो मतदाता उज्ज्वला गैस सिलेंडर, शौचालय और प्रधानमंत्री आवास के चक्कर में 2019 में बीजेपी को वोट दे दिए थे, वो इस बार अपने उम्मीदवार को वोट करेंगे। यानी 2019 में बसपा का जो वोट बीजेपी के साथ जुड़ गया था, वो इस बार के चुनाव में माइनस हो रहा है, बीजेपी से अलग हो रहा है। तो माना जाता है कि कम से कम 3% वोट बसपा का 2019 में बीजेपी के साथ जुड़ गया था। तो 3% वोट इस बार बीजेपी का वो माइनस हो जाएगा। यानी 4% वोट क्षत्रिय और भूमिहार समाज का और 3% बसपा का, कुल मिलाकर 7% वोट बीजेपी से माइनस हो गया। इसके अलावा महंगाई और बेरोजगारी से जिस तरह जनता परेशान, संविधान और लोकतंत्र पर जिस तरह खतरे की आशंका बनी हुई है और विपक्षी गठबंधन के जिस तरह के वादे हैं, उसके कारण विपक्षी गठबंधन ओबीसी समुदाय में बड़ी मात्रा में सेंधमारी करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऐसा अनुमान है कि ओबीसी समुदाय से कम 3% वोट विपक्षी गठबंधन के साथ जा रहा है, जो कि 2019 के चुनाव में बीजेपी के साथ थे। तो इस तरह लगभग 10% वोट बीजेपी का उत्तर प्रदेश में इस चुनाव में घट रहा है। हालांकि यहां हम एक कंजर्वेटिव अप्रोच ही रखते हैं और जो 10% की गिरावट हो रही है, इसे हम आधा कर देते हैं। यानी कम से कम 5% वोट बीजेपी से माइनस हो रहा है। तो यदि बीजेपी के वोट प्रतिशत में 5% की ही गिरावट होती है, तो इस चुनाव में उसका वोट प्रतिशत 45% हो जाता है और विपक्षी गठबंधन का भी वोट प्रतिशत 45% हो जाता है, क्योंकि 2019 के चुनाव में विपक्षी गठबंधन का वोट प्रतिशत 40% था। तो इस तरह बीजेपी और विपक्षी गठबंधन इंडिया दोनों खेमों का वोट प्रतिशत 45% हो जाता है। तो जब वोट प्रतिशत 45% हो रहा है, तो जाहिर तौर पर दोनों खेमों की सीटों की संख्या भी बराबर हो जाएगी और उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, तो इसका मतलब दोनों खेमों को 40-40 सीटें इस चुनाव में मिल रही है। चूंकि इस बार की लड़ाई सीधी है, आमने सामने की है, बाइपोलर है, इसलिए तीसरे किसी पक्ष की कोई गुंजाइश बनती नहीं। तो इस तरह से 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सीटों की संख्या घटकर 40 या 40 से नीचे भी जा सकती है और यदि ऐसा होता है तो बीजेपी के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। तो कहने का मतलब बीजेपी की नाव इस लोकसभा चुनाव में उस जगह पे डूबने जा रही है जिस जगह पे बिल्कुल पानी ही नहीं है। वो शेर है ना कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी किश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। तो यदि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की नाव डूब रही तो फिर बाकी देश भर में क्या स्थिति होगी उसकी, आप अंदाजा लगा लीजिए। बहरहाल उत्तर प्रदेश का अंतिम नतीजा क्या होगा, इसका पता तो 4 जून को ही चल पाएगा। हमने तो जो तथ्य थे, जो आंकड़े थे, जो मैक्रो डेटा था, उसे आपके समक्ष रख दिया है। तो हम 4 जून तक का इंतजार करेंगे, आप भी इंतजार कीजिए। और इसके साथ ही आज की सभा में फिलहाल इतना ही। हमारा ये विश्लेषण आपको कैसा लगा, अपनी राय से अवगत कराएं, कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। और यदि ये विश्लेषण आपको अच्छा लगे, ठीक लगे, तो इसे लाइक करें, मित्रों परिचितों को शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि जब भी हम अगली कहानी, अगला वीडियो जारी करें तो उसकी सूचना तत्काल आप तक पहुंच जाए।
तो जल्द मिलेंगे एक नए विषय, एक नए मुद्दे और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त।